Hello and welcome to Easy Polity, Easy Polity स्टूडेंट्स। आप सभी का इजी पॉलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चैप्टर 2 के पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है। सो इस पार्ट 2 को देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 को देखो, तभी जाके आप पार्ट 2 पे आना। अदरवाइज आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि जो टॉपिक्स है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चीजों को आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। पहली चीज। दूसरी चीज, ऑलरेडी मैंने लास्ट के वीडियोस में ही बताया ही है, एंड इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि after covering 4 class 9 chapter, you will able to understand political science in a more better manner. बेटर मैनर। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले से जितना ज्ञान था पॉलिटिकल साइंस को लेके, उससे कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस को लेके इम्प्रूव होगा, और चीजों को आप प्रैक्टिकली खुद से रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकोगे। तो आप इस चैनल में चैप्टर क्लास 9 के जितने चैप्टर्स कवर होने वाले हैं, उस उतना बने रहना। एंड आई एश्योर यू कि जब आपका पूरा चैप्टर क्लास 9 का कंप्लीट हो जाएगा, तो आप खुद ये रियलाइज करोगे कि कहीं ना कहीं आपका जो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। ओके, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले हम देखते हैं चैलेंजेस फेसिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में हमने इसके फंक्शंस, 4 जो फंक्शंस थे वो हमने फंक्शंस देख रखा है। सो आज हम इसके चैलेंजेस से शुरू करते हैं। सो इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम में आखिर क्या चैलेंजेस थे? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम में आखिर चैलेंजेस क्या थे, राइट? उस टाइम में हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, उस चीज को इसमें हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन, आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस रहे होंगे उस टाइम में जब इंडिया आजाद हुआ? उस टाइम में आजाद या उस 1947 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, राइट? तो उस टाइम में क्या क्या चैलेंजेस रहे होंगे, उसी चीज को हम अभी इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे क्या है, क्या चैलेंज रहे? पार्टीशन, वायलेंस, राइट? पार्टीशन, वायलेंस। आप सबको पता है 1947 में इंडिया पाकिस्तान दो पार्ट में बट गया था। उस टाइम उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। वायलेंस मतलब कम्युनल राइट्स। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस हुए। मतलब इंडिया का कुछ लोग पाकिस्तान साइड चले गए, पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया में रह गए, ये सारी चीजें हुई। फिर बहुत ज्यादा इंडिया पाकिस्तान में उस टाइम में टेंशन था, तो पार्टीशन वायलेंस बहुत ज्यादा उस टाइम था। दूसरी जो चीज थी, क्या थी चैलेंजेस हमारे लिए? पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। जब 1947 जो इंडिया की लिटरेसी मतलब लिटरेसी रेट थी बहुत कम थी, यानी कि कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गरीबी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया सोने का चिड़िया का उस टाइम पे कही जाती थी। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी रिसोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करके इंडिया से एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटेन में पहुंचा दिए। इससे क्या हुआ, इंडिया धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ज्यादा गरीब बनते गया, राइट? देन थर्ड क्या था, सोशल इनइक्वालिटीज हमने देखने को मिला था। सोशल इनइक्वालिटीज मतलब जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम में बहुत ज्यादा था। सो स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं राइट डाउन द चैलेंजेस, तो आप सबने यही चैलेंजेस को कवर करने चाहिए। फर्स्ट, दूसरा चैलेंज एंड थर्ड चैलेंज, ठीक है? आपको 3 चैलेंजेस जो पार्टीशन वायलेंस, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, सोशल इनइक्वालिटीज, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट a 2-3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, और जब एग्जाम में है तो आप इजीली इस चीज को तीनों जो तीन हमारे जो पार्टीशन वायलेंस, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी एंड सोशल इनइक्वालिटी जो है, इसी चीज को आप एग्जाम में लिखोगे तो यू कैन फेच अ गुड मार्क्स। आप अच्छे मार्क्स यू नो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सो हो गए चैलेंजेस। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि आखिर जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था कैसे शुरू हुआ। आई I मीन कोई भी चीज होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री होती है, राइट?
कोई भी चीज इंडिया का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका शुरुआत कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं कि आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं इतने सिक्स सिक्स फंडामेंटल राइट्स है, फिर देन वी हैव 12 सेट शेड्यूल्स, देन आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स। ऐसा तो नहीं कि सडनली, बट इसका कुछ तो हिस्ट्री रहा होगा, कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। तो हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में यही देखेंगे कि आखिर इसकी जर्नी कैसे रही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का डेवलप कैसे हुआ, उस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक नेहरू रिपोर्ट आती है, राइट? 19 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। आपको याद रखना, आपके शायद एमसीक्यू में आ सकता है, अगर आप लोग एक टेस्ट होता होगा, एमसीक्यू पैटर्न होता होगा, या वन मार्कर में आता होगा नेहरू रिपोर्ट कब आई। सो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट को लाने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ये व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सबसे पहली बार रिपोर्ट लेके आया कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होगा कैसे। कब लेके आए? 1928। सो फर्स्ट मेजर डॉक्यूमेंट डिमांडिंग सेल्फ गवर्नेंस एंड फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन अंडर ब्रिटिश होते। ये नेहरू रिपोर्ट क्या डिमांड करती है कि हमको खुद का मतलब अधिकार हमें मिले कि हम खुद पे अपना खुद को गवर्न कर सके, राइट? खुद पे खुद की सरकार बना सके। हम पे हमें कोई और हमें नहीं बताएगा हमें क्या करना है। हमारे देश को कोई और नहीं चलाएगा। जो इंडिया का जो हमारे देश के जो नागरिक है वही खुद पे खुद रूल करेंगे। पहली डिमांड थी। दूसरी थी जो इंडियन सिटीजन्स थे उनको क्या मिलना चाहिए? उनको फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। ये दो बातें नेहरू रिपोर्ट में मेजर थी। और बहुत सारी चीजें होंगी, बट ये जो इम्पोर्टेंट दो चीजें थी क्या थी? पहले सेल्फ गवर्नेंस की बात करी गई थी। दूसरी क्या बात करी गई थी इसमें? दूसरी बात इसमें करी गई थी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, एक रेजोल्यूशन, कराची रेजोल्यूशन 1931 में कराची रेजोल्यूशन आती है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली डिमांडेड फंडामेंटल राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। सो 1931 में क्या होता है? कराची रेजोल्यूशन आता है। वहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ऑलरेडी अभी की जो कांग्रेस है, जैसे राहुल गांधी उनके लीडर हो गए, सोनिया गांधी, ये लोग क्या जो कांग्रेस पार्टी के, तो उस टाइम से कांग्रेस चलती, जैसे कि आप सबको पता है फ्रीडम स्ट्रगल में किसने स्टार्ट किया? मेजरली देखा जाए किस पार्टी ने लीड रोल लिया? वो आईएनसी, राइट? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये लोग एक मीटिंग करते हैं। कहाँ पे मीटिंग करते हैं? कराची में। वहां से एक रेजोल्यूशन पास होती है। मतलब वो फाइनली जितने पार्टी के मेंबर्स बैठते हैं और एक फाइनली ड्राफ्ट रेडी करते हैं कि हाँ, फॉर्मली जो हमारी जो पार्टी है, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये फॉर्मली सब उस पे एग्री करते हैं कि हम क्या चाहिए? हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। हमें सबको वोट देने का अधिकार हमें मिलना मतलब सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है? सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं कि इंडियंस को अलग ट्रीटमेंट दी जाए, जो फॉरेनर्स उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भी व्यक्ति इस देश में है सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, तीसरी चीज, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। 1946 में व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म? 1946। स्पेशल बॉडी क्रिएटेड विद 299 मेंबर्स। किस लिए एक ऐसी बॉडी बनती है जिसमें 299 मेंबर्स होते हैं, जिनका क्या काम? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम करते हैं। मतलब ये 299 299 लोग मिलके क्या करेंगे? हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको फ्रेम करेंगे। ठीक है, अब ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्ट? आप सब खुद से इसका पता लगाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? 299 मेंबर्स क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है, अर्ली फोर्स शोज दैट इंडियन लीडर्स हैव बीन थिंकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लॉन्ग बिफोर 1947। ये जो सारी जो जर्नी है, ये क्या दिखाती है? हमें इंडिपेंडेंस कब मिलती है? 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस हमें कब मिलती है? 15 अगस्त 1947, राइट? इस टाइम हमें क्या मिलती है? इंडिपेंडेंस मिलती है। ठीक है, बट ये जो सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करा, ये कब 1928 का बात कर रहे हैं हम लोग, 1931 का हम लोग बात किए थे, 1946 का बात किए। इस सारे में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ये तो बात शुरू हो गई थी ना। तो ये क्या शो करता है कि जो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, उससे पहले से जो हमारे इंडिया के जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये सारे लोग के माइंड में था कि जब देश आजाद
होगा उस टाइम में हम अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हाँ, अब देखते हैं कैसे आखिर बर्थ इसका जन्म कैसे होता है, राइट। ऑलरेडी हमने देखा हिस्ट्री कैसे स्टार्टेड 1928, राइट। उसके बाद क्या था 1931, देन हमने 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाती है। एंड नाउ अब हम देखते हैं आखिर, अब पास्ट देख लिया उसका बर्थ, आखिर फाइनली क्या मतलब कैसे चीजें बन के तैयार होती है। तो ऑलरेडी हमने देखा 200 टू 99 मेंबर्स थे इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में स्टूडेंट्स कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीना लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, जो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये आ सकता हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर को क्या बोलता है, बोला जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 19 नवंबर 1949 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। There is a difference, students. You need to understand there is a difference between implement and adopt. ये दोनों में डिफरेंस है। एडॉप्ट मतलब क्या, हमने 19 नवंबर 26 नवंबर 1914 को एडॉप्ट किया, इसको पूरे देश में लागू नहीं किया गया, बस फॉर्मली ये बनकर तैयार है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अडॉप्ट। इम्प्लीमेंट बोला जाए तो क्या मतलब समझते हैं कि 26 जनवरी 1915 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि पूरे देश में लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1915। ठीक है, इसी दिन हम आप सब याद करो 26 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, 26 जन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, आप सबको पता होगा आपके स्कूल में सेलिब्रेट होते होंगे। ठीक है, किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, टू ऑनर डे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन, ठीक है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुकी थी, राइट, मेकिंग ए इंडियन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और सोवरेन हम बने, यानी कि जो देश के नागरिक होंगे वही रूल करेंगे, जो फॉरेनर्स होंगे बाकी लोगों को हमें डिक्टेट नहीं करेंगे, हमें नहीं बताएंगे कि आखिर हमारे देश में रूल कैसे करना है। जो देश के अपने देश के जो नागरिक होंगे वही डिसाइड करेंगे कि हमें आखिर कैसे रूल करना, हमारा देश चलेगी कैसे, राइट। इसका मतलब सोवरेन का मतलब ये हुआ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं आपको इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपको बाद में फर्दर क्लास में बेसिक्स में एटलीस्ट कंफ्यूजन ना हो, आपके बेसिक्स क्लियर रहें। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक, और एक होता है मोनार्की। मोनार्की, मोनार्की मतलब क्या, जैसे ब्रिटेन में जो वहाँ के किंग है, वहाँ के मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है उनको, वो किंग है, यानी कि एलिजाबेथ क्वीन 1 2 3, यानी कि वो फैमिली जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मतलब ना चलते जो आती है, जो ट्रेडिशन वहां पे वो मोनार्की, यानी कि वहां के राजा को कोई पब्लिक चूज नहीं कर रहा है, ऑलरेडी उनके उनके जो एलिजाबेथ थी, फिर एलिजाबेथ के फैमिली से दूसरा एलिजाबेथ टू, प्रिंस चार्ल्स, ये सारे लोग उनके मतलब एक एक करके बनते गए। वहां पे किसी पब्लिक ने चूज नहीं किया, वहां की जनता ने चूज नहीं किया कि हमारे जो मोनार्क होंगे, हमारे जो मेन हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो पब्लिक चूज करें, नहीं, वहां पे एक पर्टिकुलर फैमिली थी, उसी फैमिली से चीजें चलती हुई आ रही है। जैसे कि मुगल के टाइम में मुगल का एक एक उसका बेटा अकबर, देन यू नो फिर औरंगजेब एंड ऑल, ये सारे बनते गए, उनकी फैमिली ट्रेडिशन थी, वैसे है। बट यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कैसे होते हैं, वो भी तो वोट के थ्रू चूज होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि और एक प्रेसिडेंट, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, राइट, एपीजे अब्दुल कलाम, फिर उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल, राइट, प्रतिभा देवी पाटिल, ऐसे वो चीजें शुरू हुई। सो ये क्या हुआ, ये सब इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, तब क्या होता है कि वो देश के प्रेसिडेंट बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अब्दुल कलाम के जो बेटे होंगे उनको प्रेसिडेंट बना लिया गया, फिर उनके जो बेटे हुए, ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पे बार बार हमें चेंज देखने को मिला। प्रतिभा देवी के पाटिल हमने देखा कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रणब मुखर्जी। देन उसके बाद हमने क्या देखा, रामनाथ कोविंद आई गेस।
ये सारी चीज़ यानी कि ये सारे इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होके आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे प्रणब मुखर्जी थे, उनके फिर बेटा को बना दिया, ऐसा नहीं हुआ। प्रणब मुखर्जी थे, उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ 5 साल बाद, उसके बाद फिर से दूसरे प्रेसिडेंट चूज़ होके आए। तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को रिपब्लिक बोलेंगे। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि एक ही फैमिली से बार-बार कोई दूसरा व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट बन रहा है, उसको मोनार्की बोलते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। अब देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी कि 1946 में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन होती है, जिसमें 299 मेंबर्स होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। लेड द टीम दैट केयरफुली ड्राफ्टेड एवरी आर्टिकल। इन्होंने टीम को मतलब जो टीम थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती थी, उनको इन्होंने हेड किया और केयरफुली हर आर्टिकल को अच्छे तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट किया। इम्पोर्टेंट डेट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट डेट्स क्या-क्या है उसको देखते हैं। जैसे कि 1926 नवंबर 1914 को क्या हुआ? 49 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। 26 जनवरी 1915 में हमने क्या देखा? कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में लागू हो गई, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे भी इसी को ऑनर में, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं अपने देश में। So, now a very big question. Why should we accept this constitution? राइट? आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि ठीक है 299 मेंबर्स थे जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, हमने ऊपर देखा अभी। उसमें 299 मेंबर्स थे। तो ये 299 में हमारे देश के मतलब कि हमारे देश में सवा सौ करोड़ का पॉपुलेशन, इतने सारे पॉपुलेशन है। बट ये जो 299 लोग थे, 299 लोग की ही बात क्यों माने हम? क्यों हम ये माने कि ये जो 299 लोग हैं ये सब सही कह रहे हैं, ठीक है? और हम सब ने इनको एक्सेप्ट भी किया, क्यों हमने किया? आपके माइंड में तो क्वेश्चन आएगा, तो इसी का हम यहाँ पे आंसर ढूँढने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्रॉड पार्टिसिपेशन। यहाँ पे क्या हुआ अलग-अलग रीजन, अलग धर्म से, अलग-अलग कम्युनिटी से क्या हुए लोग चूज़ होके आए। जो ये 299 मेंबर्स थे ना, वो एक जगह के नहीं थे। अलग-अलग जो देश के जो रीजन्स है जैसे कि कोई महाराष्ट्र से था, कोई एमपी थे मध्य प्रदेश से था, कोई भोपाल से था, कोई असम से था, कोई बिहार से था, कोई अ, गुजरात से था, कोई कहीं और से था, ठीक है? सो अलग-अलग रीजन से आते थे, एक जगह से नहीं थे। दूसरी चीज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें सारे थे। फिर कम्युनिटीज़ अलग-अलग कम्युनिटीज़ के थे। कोई कोई जैन से था, तो कोई एमपी के कोई मराठी था, ठीक है? तो कोई बिहारी था, तो कोई यूपी से था, इस टाइप के। तो अलग हर कम्युनिटीज़ को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया गया, हर जाति धर्म को यहाँ पे रिप्रेज़ेंटेशन मिली। ठीक है? ये बनाने में। तो इससे क्या बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड पार्टिसिपेशन थी। दूसरी जितने भी डिस्कशंस हुए बहुत डीपली हुआ, ठीक है? कोई भी क्लॉज़ आता था, कोई भी मतलब किसी चीज़ को ऐड करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होता था कि हम आखिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड क्यों करें? जैसे जैसे कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आपको डिटेल में बाद में देखने को मिलेगी, ठीक है? या इसको छोड़ो फंडामेंटल राइट। आखिर हमने राइट टू लाइफ को क्यों रखना है? राइट? आखिर हमको इसको क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है? क्यों इसको हम ऐड ना करें? इस इन सारी बातों पे पूरे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हुई। ठीक है? दूसरी चीज़, दिस इज़ नो फोर्स यूज्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इम्पोज्ड, इट वाज़ क्रिएटेड थ्रू पीसफुल डायलॉग बिटवीन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। किसी ने मतलब फोर्सफुली नहीं बोल दिया कि चलो हमने बोल दिया, 10 लोग ने मिल के कह दिया कि जैसे अम्बेडकर जी ने कह दिया कि हमको राइट टू लाइफ रखना है तो बस सबने मान लिया, ऐसा नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, बहुत सारे राइट टू लाइफ में चीज़ों को इंक्लूड किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड भी किया होगा। तो ये क्या हुआ सब कोई पीसफुली बैठा, इसके प्रोस एंड कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को इन्होंने देखा, तब जाके चीज़ों को ऐड किया या फिर इन चीज़ों को ऐड नहीं किया यानी कि ओमिट किया। सो फोर्सफुली नहीं था, पीसफुली चीज़ों को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फोर्थ थिंग एक्सेप्टेड बाय पीपल। जो देश के जो नागरिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं न कहीं बहुत स्कियर्ड डॉक्यूमेंट मानते हैं, यानी कि पवित्र डॉक्यूमेंट इसको मानते हैं और देश के जो नागरिक हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इसको बनाया और हमें इसमें पूरा फेथ है, हमें इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा भरोसा है। यानी कि देश के नागरिक इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किए
ये जो क्वेश्चन जो था ना, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 4 रीजंस है, इसके वजह से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि हाँ, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम फेथ रखेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम बिलीव रखेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे पूर्वज थे वो बना के देके गए हैं। ठीक है। नाउ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर गाइडिंग वैल्यूज मतलब क्या होती है, राइट। हम तो बाद में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग वैल्यूज क्या है, बट पहले सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन आई मीन गाइडिंग वैल्यूज का मतलब क्या होता है। सो जस्ट आप अ, इसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है कि आपकी जब क्लास में टीचर एंटर करते हैं तो आप क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग मैम, राइट? गुड आफ्टरनून मैम, आप विश करते हो, राइट? जब टीचर आते हैं तो आप अपने प्लेस से खड़े हो जाते हो, होते हो ना? ये सारी चीजें क्या है? आप में ये वैल्यूज इनकलकेट की गई है कि जो हमारे जो बड़े हैं उनको हमको रिस्पेक्ट देना है। ये सबको पता है। आपके जो पेरेंट्स है तो आप पेरेंट्स को आप करके बुलाते हो, मम्मी पापा ऐसे करके बुलाते हो। ऐसे तो नहीं तो हाँ भाई तू इधर इधर आ जा, पापा तू उधर चला जा, नहीं करते हो। ये सारा क्या है? कहीं ये सारे एथिकेट्स है, ये सारे जो वैल्यूज है आप में इनकलकेट किया गया, आप में आपको सिखाया गया है कि जो हमारे बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, जो हमारे टीचर्स हो, हमारे गुरु है, उनको हमें रिस्पेक्ट करना है। तो ये क्या है? वैल्यूज है। ये सारे क्या है? आपके लाइफ की गाइडिंग वैल्यूज है। हमें अननेसेसरली किसी को हार्म नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है, हमें बहुत फेयर मीन से अगर आप एग्जाम दे, तो फेयर मीन से आप एग्जाम दोगे, चीटिंग नहीं करोगे। ये सारे क्या है? हमारे लाइफ के वैल्यूज हैं, जो कि आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, आपके टीचर्स सिखाते हैं। सो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की भी अपनी वैल्यूज है, वैल्यूज होगी कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रीम क्या है। ठीक है। सो एवरी कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है। जो भी जिस जिस देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बी इट इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और अमेरिका और ब्रिटेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अपनी कुछ वैल्यूज है, जिस वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो अपने उनको ड्रीम देखते हैं कि हमारे कंट्रीज में एटलीस्ट ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। उसी को हम वैल्यूज बोल देंगे इन सिंपल टर्म्स। थिंक ऑफ देम एज ओके, थिंक ऑफ देम एज कॉम्पास दैट गाइड्स आवर डेमोक्रेसी। आप एक कॉम्पास के जैसे समझ सकते हो, राइट? जो कि एक कॉम्पास है जिसका कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करेगी कि आखिर किस डायरेक्शन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को काम करना है। ठीक है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दीज वैल्यूज आर रिटन इन प्रीएम्बल। जो हमारे जैसे कि ये जो वैल्यूज है, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। ठीक है। which which is like the introduction और opening statement of the constitution, जिसको हम ओपनिंग स्टेटमेंट, जैसे कि आप अपने हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले देखो प्रीएम्बल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। सो बाकी प्रीएम्बल क्या है, उसमें बाकी और सारी क्या-क्या चीजें हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडेस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम जो प्रीएम्बल्स है उसको डिटेल में देखेंगे। सो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अब।